नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोजगार एंड न्यूट्रिशन में स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं व्याकरण, हिंदी और हिंदी में पढ़ने वाले व्याकरण, और व्याकरण में पढ़ेंगे क्या, क्रिया। व्याकरण में क्या पढ़ेंगे आज हम, क्रिया। तो सबसे पहले देखिए क्रिया होता क्या है, किसी कार्य का करने का जो बोध कराए वह होता है क्रिया। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले क्या, तो आज पढ़ने वाले हैं क्रिया। ठीक है, सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए क्रिया, इंग्लिश में इसको कहते हैं वर्ब। ठीक है, तो सबसे पहले क्रिया की परिभाषा लिखिए क्रिया की परिभाषा। क्या लिखेंगे सबसे पहले, क्रिया की परिभाषा। परिभाषा क्या होती है, वे शब्द जो किसी कार्य का होने का बोध कराए क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है। क्रिया में है, परिभाषा है, वे शब्द जो किसी कार्य का होने का बोध कराए वह क्रिया कहलाती है। और क्रिया जो है ये मूल धातु से मिलकर बनती है। तो मूल धातु क्या होता है, तो सबसे पहले हम धातु के बारे में लिखेंगे। वह मूल धातु के बारे में लिखेंगे सबसे पहले। ये देखिए क्रिया की परिभाषा। क्रिया की परिभाषा, वे शब्द जो किसी कार्य का होने का बोध कराए वो क्रिया कहलाती है। और मूल धातु से क्रिया का निर्माण होता है। तो मूल धातु किसे कहते हैं, तो मूल धातु कहते हैं वह मूल शब्द या शब्दांश वह मूल शब्द या वह शब्दांश जिसमें ना प्रत्यय जोड़ने पर क्रिया का निर्माण होता है। ठीक है, तो दिया हुआ है कि मूल धातु वह मूल शब्द या शब्दांश जिसमें ना प्रत्यय जोड़ने पर क्रिया का निर्माण होता है। तो आपका परिभाषा हो गया, वे शब्द जो किसी कार्य का होने का बोध कराए वो क्रिया कहलाती है। और मूल धातु क्या होता है, वह मूल शब्द या शब्दांश जिसमें ना प्रत्यय जोड़ने पर क्रिया का निर्माण होता है। अब देखिए क्रिया का निर्माण किस शब्द से होता है, 3 प्रकार के शब्दों से होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्रिया का निर्माण 3 प्रकार के शब्दों से होता है। 3 प्रकार के शब्दों से होता है। 3 प्रकार के शब्दों से होता है। कौन कौन सा वह 3 प्रकार है, तो सबसे पहले देखिए है, पहला नंबर है धातु से होता है। किससे होता है, धातु से होता है। और नंबर 2 और किससे होता है, और होता है संज्ञा से। धातु से होता है, संज्ञा से होता है, और किससे होता है, नंबर 3 विशेषण से होता है। किससे होता है, विशेषण से होता है। ठीक है, तो क्रिया का निर्माण 3 प्रकार के शब्दों से होता है, धातु से होता है, संज्ञा से होता है और विशेषण से होता है। ठीक है।
जैसे अगर हम कुछ एग्जाम्पल लिखें, जैसे पढ़ है, पढ़ क्या है? ये धातु है। पढ़ क्या है? ये धातु है। ठीक है। पढ़ से हम क्या बना सकते हैं? पढ़ से ना प्रत्यय लगाकर इसको क्या कर सकते हैं? क्रिया बना सकते हैं, पढ़ना। ठीक है, क्या हो जाएगा? पढ़ना हो जाएगा। और जैसे दूसरा देख लीजिए, यहाँ पर लिख दे रहे हैं हस धातु। क्या है? हस धातु। तो यहाँ से हस धातु पे प्लस यहाँ पर हम कौन सा लगा दे रहे हैं? ना प्रत्यय। ना प्रत्यय लगा दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा? हंसना। क्या हो जाएगा? हंसना। ठीक है, क्या हो जाएगा? हंसना। तो यहाँ से हो जाएगा ये हंसना। पढ़ में ना जोड़ने पर पढ़ना हो गया, और हंस में ना जोड़ने पर क्या हो गया? हंसना हो गया। इसी प्रकार से जैसे देखिए टहल, क्या है? टहल। टहल में ना प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? टहलना। क्या हो जाएगा? टहलना। इसके आगे देखें तो जैसे हो जाएगा रोक। क्या है? रोक। रोक में ना प्रत्यय लगा दें तो क्या हो जाएगा? रोकना। हो जाएगा रोकना। आगे इसके बाद जैसे मर। मर में ना प्रत्यय लगा दें तो क्या हो जाएगा? मरना। क्या हो जाएगा? मरना। और आगे जैसे इसी में लगा दे फिर मुकर। मुकर धातु में ना प्रत्यय लगा दें तो क्या हो जाएगा? मुकरना। क्या हो जाएगा? मुकरना। ये देखिए सब क्रिया बन गई। ठीक है, तो यहाँ से क्रिया का निर्माण हुआ धातु से। ठीक है, पढ़ धातु में ना लगाने से पढ़ना, हंस धातु में ना लगाने से हंसना, टहल में ना धातु लगाने से टहलना, और रोक में ना धातु लगाने से रोकना, मर में ना धातु लगाने से मरना, और मुकर में ना धातु लगाने से मुकरना। ठीक है, सभी लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए एग्जाम्पल। इसके बाद बताते हैं और फिर आगे बात किया जाए तो आगे क्रिया का विभाजन कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो यहाँ पर लिखिए क्रिया का विभाजन। क्रिया का विभाजन दो प्रकार से किया जा सकता है। क्रिया का विभाजन दो प्रकार से किया जा सकता है। कितने प्रकार से किया जा सकता है? दो प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, क्रिया का विभाजन दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला प्रकार है कर्म के आधार पर या रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर या रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर। किस पर? बनावट के आधार पर। ठीक, तो ये हो गया नंबर 1 विभाजन हमारा। कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर क्रिया का विभाजन कर सकते हैं। और दूसरा प्रकार है प्रयोग के आधार पर। दूसरा प्रकार है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर क्रिया का विभाजन कर सकते हैं। ठीक है, प्रयोग के आधार पर। तो क्रिया का विभाजन दो प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1 कर्म, रचना या बनावट के आधार पर। नंबर 2 प्रयोग के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले हमारी हेडिंग रहेगी क्रिया का विभाजन हो गया दो प्रकार से, कर्म के और रचना या बनावट के आधार पर या प्रयोग के आधार पर। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कर्म, रचना या बनावट के आधार पर क्रिया का विभाजन। हेडिंग डालिए सभी लोग। हेडिंग डालिए कर्म रचना या
या बनावट के आधार पर क्रिया का विभाजन। सबसे पहला हेडिंग डालिए, कर्म रचना बनावट के आधार पर क्रिया का विभाजन। तो इसका विभाजन का हम अगर करें तो इसका विभाजन दो प्रकार से किया जा सकता है। कर्म अथवा रचना अथवा बनावट के आधार पर क्रिया का विभाजन दो प्रकार से किया जा सकता है। कितने प्रकार से किया जा सकता है? दो प्रकार से किया जा सकता है। दो प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, दो प्रकार से किया जा सकता है। कौन कौन सा दो प्रकार है? सबसे पहला है सकर्मक क्रिया। कौन सा है? सकर्मक क्रिया। सबसे पहला है सकर्मक क्रिया और नंबर 2 है अकर्मक क्रिया। क्या है? अकर्मक क्रिया। अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि कर्म या रचना या बनावट के आधार पर क्रिया कितने प्रकार के हैं, तो दो प्रकार से किया जा सकते हैं। दो प्रकार के हैं। ठीक है, कौन कौन सा है? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया क्या होती है और अकर्मक क्रिया क्या होती है। तो सभी लोग हेडिंग डालिए, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का अर्थ ये है कर्म के साथ, मतलब इसमें कर्म रहित होगा और ये कर्म सहित होगा और ये क्या होगा? कर्म रहित होगा। ठीक है, इसमें कर्म नहीं रहेगा और इस सकर्मक में कर्म रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग, सकर्मक क्रिया। ठीक है, सभी लोग आगे हेडिंग डालिए, सकर्मक क्रिया। तो सबसे पहला हेडिंग है हमारा है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। सबसे पहला हेडिंग हमारा है सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया की परिभाषा लिखिए सभी लोग। सकर्मक क्रिया की परिभाषा है जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, छोड़कर कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, सकर्मक क्रिया की परिभाषा है जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है सकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, लिखिए सभी लोग। इसके आगे है जैसे एग्जाम्पल लिखिए सभी लोग। एग्जाम्पल लिखिए, जैसे मैं पत्र लिखता हूँ। मैं पत्र लिखता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, प्रश्न करिए क्या से, मैं क्या लिखता हूँ? मैं क्या लिखता हूँ? मैं क्या लिखता हूँ? अगर देखा जाए तो मैं क्या लिखता हूँ? पत्र लिखता हूँ। मैं क्या लिखता हूँ? पत्र लिखता हूँ। तो प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है। किस पर पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है, यानी पत्र पर पड़ रहा है। मैं क्या लिख रहा हूँ? पत्र लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका क्या है? कर्म है। तो प्रभाव किस पर पड़ा? कर्म पर पड़ा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लिखिए। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, अरविंद
अरविंद अरविंद खाना खाता है। अरविंद खाना खाता है। यहाँ पर देखिए अरविंद खाना खाता है। अरविंद क्या खाता है? तो अरविंद खाना खाता है। किस पर प्रभाव पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है। तो ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया। ठीक है। तीसरा अगर एग्जाम्पल देखें तो तीसरा एग्जाम्पल देखिए, भौरा भौरा फलों भौरा फूलों का रस पीता है। भौरा फूलों का रस पीता है। भौरा, अब यहाँ पर देखिए प्रश्न करना पड़ रहा है, भौरा किसका रस पीता है? तो फूलों का रस पीता है। ठीक है। तो यहाँ पर किस पर प्रभाव पड़ा? कर्म पर प्रभाव पड़ा। ठीक है, यानी फूलों पर। तो हमें अगर सकर्मक क्रिया का पता लगाना है कि वह सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है, तो हमें प्रश्न करना पड़ेगा क्या या किसका। क्या या किसका। क्या या किसका से प्रश्न करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, मैं पत्र लिखता हूँ। मैं क्या लिखता हूँ? तो पत्र लिखता हूँ। कर्म पता लग गया तो सकर्मक क्रिया। दूसरा है अरविंद खाना खाता है। यहाँ पर प्रश्न कीजिए क्या से, अरविंद क्या खाता है? तो अरविंद खाना खाता है। और तीसरा देखिए, यहाँ पर प्रश्न करिए किसका से, भौरा किसका रस पीता है? तो भौरा फूलों का रस पीता है। किसका रस पीता है? फूलों का। तो अगर क्या और किसका से प्रश्न करने पर प्रश्न का उत्तर मिले तो वो क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। तो वह हो जाएगा सकर्मक क्रिया। लिख लीजिए सभी लोग। पहली हेडिंग डालिए सभी लोग, अकर्मक क्रिया। डालिए सभी लोग हेडिंग अकर्मक क्रिया। अब हम पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया की लिखिए परिभाषा। अकर्मक क्रिया की परिभाषा होती है, अकर्मक क्रिया की, जिन क्रियाओं का फल कर्म को छोड़कर कर्ता पर पड़े अकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, लिख लीजिए। अकर्मक क्रिया में जिन क्रियाओं का फल कर्म को छोड़कर कर्ता पर पड़े तो अकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है। और इसमें आगे और लिख लीजिए, अकर्मक क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता नहीं होती। कर्म की आवश्यकता नहीं होती। अकर्मक क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, कर्म की आवश्यकता इसमें नहीं है। ठीक है। तो परिभाषा हो गया, जिन क्रियाओं का फल कर्म को छोड़कर कर्ता पर पड़े या उसे अकर्मक क्रिया कहलाती है, या अकर्मक क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता नहीं होती। अकर्मक क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता नहीं होती। तो सबसे पहला एग्जाम्पल लिख लीजिए सभी लोग। एग्जाम्पल लिखिए, राम सोता है। राम सोता है। बताइए इसमें फल किस पर पड़ रहा है? कौन सोता है? राम सोता है। किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है।
ये फल पड़ रहा है कर्ता पर। ठीक है, कौन सोता है? तो राम सोता है। यहाँ पर प्रश्न करिए, अगर क्या सोता है, कुछ उत्तर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। ठीक है, अगर प्रश्न करेंगे कौन सोता है, कौन से, तब उत्तर मिलेगा राम सोता है। तो किस पर प्रभाव पड़ रहा है? कर्ता पर। तो ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया। दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, पक्षी उड़ रहे हैं। पक्षी उड़ रहे हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, पक्षी उड़ रहे हैं। कौन उड़ रहे हैं? तो पक्षी उड़ रहे हैं। यहाँ पर अगर प्रश्न करें क्या उड़ रहे हैं, तो नहीं पता लग रहा है, प्रश्न गलत हो जाएगा। आपको कहना पड़ेगा कौन उड़ रहे हैं। तो कौन उड़ रहे हैं? पक्षी उड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ किस पर प्रभाव पड़ रहा है? कर्ता पर। जब कर्ता पर प्रभाव पड़े तो वो हो जाएगा अकर्मक क्रिया। आगे जैसे लिखें, तीसरा एग्जाम्पल लिखें, जैसे राम हंसता है। राम हंसता है। अब यहाँ देखिए, कौन हंसता है? राम हंसता है। लेकिन यहीं पर प्रश्न हो जाए किसका हंसता है या क्या हंसता है, तो कुछ पता चल रहा है, उत्तर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। जब उत्तर ना मिले तो क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। तो कौन हंसता है? राम हंसता है। और राम क्या है? राम एक कर्ता है। इस वाक्य में राम एक कर्ता है। जब कर्ता पर प्रभाव पड़े तो अकर्मक क्रिया होगी, और कर्म पर प्रभाव पड़े तो सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लिखते हैं। एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, जैसे रेलगाड़ी। रेलगाड़ी चलती है। रेलगाड़ी चलती है। ठीक है, तो बताइए क्या चलती है? रेलगाड़ी। लेकिन ये रेलगाड़ी, आपका उत्तर तो मिल रहा है क्या चलती है? रेलगाड़ी। लेकिन रेलगाड़ी तो आपका कर्म नहीं हुआ, रेलगाड़ी तो करता है ना। तो कर्म कौन कर रहा है? कर्ता तो करता है। तो चलने का कार्य कौन कर रही है? रेलगाड़ी। तो क्या हो जाएगा? ये कर्ता हो जाएगा। यहीं पर प्रश्न तो हो रहा है क्या चलती है? रेलगाड़ी चलती है। क्या से प्रश्न करने पर उत्तर तो मिल रहा है, लेकिन आपका उत्तर जो हो वो कर्म ना हो के कर्ता हो जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपका अकर्मक क्रिया। ठीक है, पेपर में आता है और बच्चे बहुत फंस जाते हैं कि क्या से अगर प्रश्न करने पर उत्तर मिल गया तो उसका तुरंत लगा देंगे। जैसे देखिए, एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, जैसे आ जाता है कभी कभी, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। ठीक है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षी कहाँ उड़ते हैं? आकाश में उड़ते हैं। तो लोग कहेंगे कहाँ उड़ते हैं? तो आकाश में उड़ते हैं। उत्तर तो मिल रहा है कि आकाश में उड़ रहे हैं, तो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। लेकिन नहीं, पक्षी उड़ रहे हैं। कहाँ उड़ रहे हैं? आकाश में। ठीक है, कर्म कौन कर रहा है? पक्षी करता। लेकिन आकाश आपका ये कर्म नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया। ये भी हो जाएगा अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो राम हंसता है, रेलगाड़ी चलती है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ये सब हो जाएगा अकर्मक क्रिया। अब आगे हेडिंग डालिए, इसको सभी लोग नोट डाउन कर लिए हैं। आगे हेडिंग डालिए, आगे हेडिंग डालिए, कुछ क्रियाओं का प्रयोग, कुछ क्रियाओं का प्रयोग सकर्मक और अकर्मक, सकर्मक और अकर्मक
दोनों में होता है, दोनों में। हेडिंग है कुछ क्रियाओं का प्रयोग सकर्मक और अकर्मक दोनों में होता है। जैसे देखिए, इसमें आपका पता लगेगा कि उस क्रिया को आप किसी वाक्य में रखेंगे। जब वो वाक्य में रखा जाएगा तब उसका निर्धारण होगा कि वो सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। जैसे देखिए, एग्जाम्पल में लिख लीजिए कौन कौन सी वो क्रिया है जो सकर्मक में भी आती है और अकर्मक में भी आती है, दोनों में आती है। तो सबसे पहले देखिए आपकी हो जाएगी जैसे भरना। भरना आपकी सकर्मक क्रिया भी है, अकर्मक क्रिया भी है। ये डिपेंड करेगा, जब ये वाक्य में जाएगी भरना तब डिपेंड करेगा कि सकर्मक जा रहा है कि अकर्मक में है। ठीक है। इसके बाद है जैसे लजाना। लजाना भी तो एक क्रिया ही है, लोग शर्माते हैं, वो भी तो एक क्रिया है, लजाना। इसके बाद है खुजलाना। खुजलाना, खुजली होती है तो खुजलाते हैं ना लोग, तो हो जाएगा खुजलाना। इसके बाद ऐठना। ऐठना भी तो एक क्रिया है, लोग बोलते हैं बहुत ऐठ रहा है, ऐठना भी तो एक क्रिया है। ललचाना। ललचाना भी एक क्रिया है। देखिए बहुत लोग ललचाते हैं, किसी दूसरे की साइकिल देखेंगे तो बहुत अच्छी है, देख के ललचाएंगे, तो ललचाना भी एक क्रिया है। ठीक है। ये सकर्मक अकर्मक दोनों में जाएगी। इसके बाद है जैसे भूलना। भूलना भी एक क्रिया है। क्या हो जाएगी? भूलना। तो भूलना भी एक क्रिया है। भूलना के बाद है बदलना। क्या हो जाएगा? बदलना। और बदलना के बाद है जैसे घबराना। घबराना। घबराना भी एक क्रिया है। ठीक है, आदि। तो लिख लीजिए भरना, लजाना, खुजलाना, ऐठना, ललचाना, भूलना, बदलना, घबराना आदि। ये सब क्रियाएं जो है ये सकर्मक में भी आते हैं और अकर्मक में भी आते हैं, दोनों में ये क्रियाएं होती हैं। ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि वाक्य में जब रखा जाएगा तो पता लगेगा सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल हम फिर पढ़ेंगे आगे जो है प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद कौन कौन से होते हैं और उनका एग्जाम्पल भी देखेंगे। सभी लोग सेशन को लाइक एवं शेयर कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।